नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर और तिर्यक रेखाएं, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बच्चों, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर रेखाओं से। पिछले लेक्चर में हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम इसके विषय में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आपको परिभाषा पता है, एक बार यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी ना काटें तथा उनके बीच की दूरी सदैव समान हो, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे चित्र में दो लाइन है, एक रेखा AB और एक दूसरी रेखा CD। आप देख सकते हैं कि इन दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव ही बराबर है और हम इन्हें आगे कितना भी बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। हमने आपको बताया था ये जो चिन्ह होता है डबल लाइन, ये समांतर को निरूपित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जब दो रेखाएं हैं तो उनके बीच कोण बनता है। ठीक है, और ये रेखाएं आपस में कभी नहीं काट रही हैं, तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि रेखा AB समानांतर है, मतलब रेखा AB पैरेलल लाइन है किसके, समांतर CD के, रेखा CD के। ठीक है बच्चों, चूंकि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, इसलिए इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, 0 अंश या 0 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, परिभाषा देख लेते हैं बच्चों इसकी। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है बच्चों, यानी तिर्यक रेखा कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। चलिए चित्र 1 में देखते हैं। रेखा L और M दो रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, और एक तीसरी रेखा है N। अब हमें पता करना कि इन तीनों में तिर्यक रेखा कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो रेखा N जो है वो L और M को काट रही है और दो अलग अलग बिंदु पर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं रेखा N एक तिर्यक रेखा है। चलिए चित्र 2 पे चलते हैं। ये चित्र 2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दो रेखाएं हैं, रेखा A और रेखा B, और एक तीसरी रेखा है रेखा C। अब बताइए कि इन तीनों में कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्या रेखा A तिर्यक रेखा है? ध्यान से देखिए, तो रेखा A सिर्फ C को कट कर रही है। इसी प्रकार रेखा B को अगर हम ध्यान से देखें तो रेखा B सिर्फ C को कट कर रही है, रेखा C को। ठीक है बच्चों, तो रेखा A और रेखा B सिर्फ एक रेखा को कट कर रही है, और रेखा C ऐसी रेखा है जो रेखा A और B दोनों को ही कट कर रही है। ठीक है, और साथ में ही अलग अलग बिंदु पे काट रही है। इसलिए यहाँ पे जो रेखा C है वह एक तिर्यक रेखा है। अब आते हैं चित्र 3 पे बच्चों। देखिए ये फिगर 3 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 रेखाएं हैं। कौन कौन सी? एक रेखा P, दूसरी Q, तीसरी R और चौथी S। ठीक है, ये चारों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या ये तिर्यक रेखा हुई? तो आप
देखिए इसकी परिभाषा क्या है। हमें एक ऐसी रेखा ढूंढना है जो दो या दो से अधिक रेखा को काटे और अलग अलग बिंदुओं पर काटे। ठीक है बच्चों, दो कंडीशन होनी चाहिए तिर्यक रेखा के लिए। पहला, वो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। दूसरा कंडीशन है वो उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर काटे। अब यहाँ पे P, Q, R, S आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, यानी रेखा P को हम लेते हैं तो वो Q, R, S यानी दो से अधिक रेखाओं को काट रही है, परंतु सिर्फ एक बिंदु पे काट रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रेखा तिर्यक रेखा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तिर्यक रेखा होने के लिए जरूरी है कि वह अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो आपने देखा कि चित्र 1 में रेखा N तिर्यक रेखा थी, इसी प्रकार चित्र 2 में रेखा C तिर्यक रेखा थी, परंतु चित्र 3 में एक भी रेखा तिर्यक रेखा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है बच्चों? हमारा पूरा फोकस इसी पे है। ठीक है, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या होता है और इसके आधार पे हम आगे आने वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि यहाँ पे दो रेखाएं कौन कौन सी हैं जो समांतर हैं। वो है रेखा R और रेखा Q, जो एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब जो रेखा P है वो क्या है? एक तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये R और Q दोनों रेखाओं को कट कर रही है और साथ में दो अलग अलग बिंदु पर कट कर रही है। ठीक है बच्चों, अब हम रेखा P के पहले कटान बिंदु की बात करते हैं जो कि रेखा Q पर काटते हुए मिल रहा है। ठीक है बच्चों, जो पहला कटान बिंदु ये है, इस पे कितने कोण बन रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कोण बन रहे हैं, यानी एक कटान बिंदु पे 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार रेखा P का जो दूसरा कटान बिंदु है, इस पे देखिए कितना कोण बन रहा है, जो कि रेखा R को काटने पे मिलता है। ठीक है, R ये है। दूसरे कटान बिंदु पे कोण गिनते हैं, कितने कोण मिले? 1, 2, 3, 4। इस प्रकार हमें दोनों कटान बिंदु पे कुल 8 कोण मिले। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ ये देखना है कौन सा क्षेत्र अंतः क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र बाह्य क्षेत्र है। ठीक है, तो जो समांतर रेखा के अंदर का हिस्सा है वह अंतः क्षेत्र कहलाएगा और जो समांतर रेखाओं के बाहर का हिस्सा है वह बाह्य क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये जो क्षेत्र हैं आपके, ये अंतः क्षेत्र हैं। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाओं के क्या है? अंदर है, इसे हम कहेंगे अंतः क्षेत्र। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो समांतर रेखाओं के बाहर का हिस्सा है, जैसे ये, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार नीचे यानी ऊपर और नीचे की तरफ का जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य क्षेत्र, यानी बाहर का क्षेत्र। ठीक है, बाह्य क्षेत्र। इस प्रकार हमने देखा कि हमें एक अंतः क्षेत्र मिल रहा है और एक बाह्य क्षेत्र मिल रहा है। ठीक है, यानी इंटीरियर एरिया और एक्सटीरियर एरिया। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें क्या मिल गया? सबसे पहले जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक कटान बिंदु पे 4 कोण बनते हैं। इस प्रकार टोटल 8 कोण मिलते हैं हमें। और दूसरी बात हमने क्या बताई आपको कि एक अंतः क्षेत्र होता है और एक बाह्य क्षेत्र होता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, टोटल 8 कोण मिले हमें। अब इनमें से कुछ कोण अंतः क्षेत्र में स्थित हैं और कुछ कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। तो जो कोण अंतः क्षेत्र में स्थित है उन्हें हम कहेंगे अंतः कोण। कौन सा कोण कहेंगे बच्चों? अंतः कोण, यानी इंटीरियर एंगल। अब यहाँ देखिए अंतः कोण कौन कौन सा है? वह कोण जो अंतः क्षेत्र में स्थित है। चित्र में देखिए कौन कौन सा कोण अंतः क्षेत्र में स्थित है।
कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये 4 कोण जो है वो अंतःक्षेत्र के कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम उन कोण की बात करेंगे जो बाह्य क्षेत्र में स्थित है, उन्हें हम कहेंगे बाह्य कोण। कौन सा कोण कहेंगे बच्चों? बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए बाहर के क्षेत्र में कौन कौन से कोण स्थित हैं? कोण 1, कोण 2, उसके बाद नीचे की तरफ कोण 7 और कोण 8। तो आपने देखा कि 4 अंतः कोण हैं और 4 बाह्य कोण हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संगत कोण। तो बच्चों संगत कोण की एक बार अब परिभाषा पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने 2 कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में स्थित हो और दूसरा बाह्य क्षेत्र में स्थित हो संगत कोण कहलाते हैं। और जब भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चित्र से इसे समझते हैं संगत कोण। यहाँ पे देखिए फिगर है आपके सामने और R और Q 2 समांतर रेखाएं हैं। इन्हें एक तिर्यक रेखा P काट रही है। ठीक है, अब यहाँ देखना है हमें कि यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, संगत कोण की परिभाषा है कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा P कट करती है, ठीक है बच्चों, तो 2 विभिन्न शीर्ष कहाँ होंगे? एक शीर्ष ये हो गया और एक शीर्ष ये। ठीक है, पे बने ऐसे कोण जो एक बाह्य क्षेत्र में स्थित हो। बाह्य क्षेत्र में कौन सा है? कोण 1 और दूसरा कौन सा है? कोण 5। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे और कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्या एक ही जोड़ा संगत कोण मिलेगा हमें? नहीं, हमें और भी कोण मिलेंगे। चलिए देखते हैं और कौन कौन से संगत कोण हैं हमारे पास। ये तो एक ही ओर के हो गए। अब इस तरफ अगर हम देखें तो एक शीर्ष कोण 2 का है और एक शीर्ष कोण 6 पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग शीर्ष पे हैं। एक अंतः क्षेत्र में स्थित है और एक बाह्य क्षेत्र में स्थित है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ये दोनों कोण। ठीक है, इसीलिए कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण होंगे और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या हमें और भी पेयर मिल सकते हैं संगत कोण के? जी बिल्कुल मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आप कोण 3 को देखिए। ठीक है बच्चों, एंगल 3 यहाँ है। एंगल 3 इंटीरियर एंगल है। इसके सापेक्ष हमें कौन सा कोण देखना है? जो कि बाह्य हो। ठीक है, एक्सटीरियर हो। तो कौन सा है? एक ही ओर होना चाहिए। 3 और 7 देखिए ये अंतः कोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया। इस प्रकार कोण 3 और कोण 7 भी क्या होंगे? संगत कोण हो गए। ठीक है, अब कौन सा कोण बचा? कोण 4 और कोण 8। यहाँ देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर 2 अलग अलग शीर्षों पे बने कोण होने चाहिए। तो एक ही ओर कोण 4 है और कोण 8 है। ठीक है, दोनों अलग अलग शीर्ष पे बने हैं और एक अंतः क्षेत्र में स्थित है और एक बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए कोण 4 और कोण 8 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे जो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि हमें 4 पेयर मिल रहे हैं संगत कोण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। चलिए यहाँ देखते हैं हम। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं के अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या देखना है आपको? तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए और कटान बिंदुओं के अंतः क्षेत्र में
जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, और समांतर रेखाओं के केस में ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे दो लाइन कौन कौन सी, L और M, और L समानांतर है रेखा M के। ठीक है बच्चों, ये हो गया। जब L M के समांतर है और रेखा N जो है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो इनके अंतर क्षेत्र में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 कोण लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, अब जो कोण एक है, ठीक है, वो कोण 4 के बराबर होगा, एकांतर होगा। ठीक है, कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे और एकांतर होंगे। कैसे, परिभाषा देखिए, तिर्यक रेखा के विपरीत, ये विपरीत बन रहे हैं, 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट एंगल है और अंतर क्षेत्र में बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि ये दोनों एकांतर कोण हुए। दूसरा पेयर हमें कौन सा मिलेगा, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, कोण 2 और कोण 3 तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा के कोण है और अंतर क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए कोण 2 और कोण 3 ये दोनों भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप एकांतर कोण को पहचान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ कि जो आप जेड बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये जो जेड आपको दिख रहा है ये एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन जो है आपके क्या है, समांतर रेखाओं की हो गई, और ये जो इसके बीच की लाइन है ये तिर्यक रेखा वाली लाइन हो गई, और जो इसके अंदर बन रहा है ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में बन रहा है और अंतर क्षेत्र में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जेड देखिए कहाँ बन रहा है, ये ऐसे है, कोण 1 और कोण 4 ये क्या हो रहे हैं, ये जेड बना रहे हैं, और कोण 1 4 जो है वो दोनों क्या एकांतर कोण है और आपस में बराबर हैं। और उल्टा जेड कौन सा बनाएगा बच्चों, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में होंगे और दोनों ही अंतर क्षेत्र में होंगे। ठीक है, यानी एकांतर कोण के लिए जरूरी क्या है, वो दोनों कोण कैसे होने चाहिए, अंतर क्षेत्र के कोण होने चाहिए, और संगत कोण के लिए एक कोण अंतर क्षेत्र का होना चाहिए और एक कोण बाह्य क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इंटीरियर एंगल मैं आपको बता चुकी हूँ किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 इंटीरियर एंगल हैं। अब हम इन चारों की बात करेंगे कि इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। अब एक ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये तिर्यक रेखा हो गई R। ठीक है, यहाँ पे P और Q क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इससे एक R तिर्यक रेखा कट कर रही है, इसके एक ही ओर के कोण हो गए 2 और 4, और दूसरी तरफ के कोण हो गए 1 और 3। ठीक है बच्चों, तो 2 और 4 का जो योग होगा वो होगा 180 अंश। इसी प्रकार 1 और 3 का जो कोण योग होगा वो भी क्या होगा, 180 अंश। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोण 2 और 4 यानी कोण 2 और 4 इनका जो योग होगा वो होगा 180 अंश। इसी प्रकार कोण 1 और 3, कोण 1 धन कोण 3 कितने का होगा बच्चों, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमें कोई भी एक कोण दिया हुआ है तो हम सारे कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जाना कि जब दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और
अंतः क्षेत्र के दो कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, जो एक ही ओर हो तिर्यक रेखा के। अगर अब हमें ये पता करना है कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो दो समांतर रेखाओं को हटा दिए, दो रेखाओं को काटती है, तो वे दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी जब संगत कोण बराबर हो, या एकांतर कोण बराबर हो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर हमें ये सिद्ध करना है कि दी हुई रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं, जैसे ये L और M दो समांतर रेखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम संगत कोण को बराबर सिद्ध कर देंगे, या हम एकांतर कोण को बराबर सिद्ध कर देंगे, या फिर हम दो अंतः कोणों का योगफल, जैसे इन दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश सिद्ध कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेखा L और M समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है कि नंबर्स टाइप नहीं हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो उदाहरण है, क्या रेखा L और रेखा M समांतर रेखाएं हैं? ठीक है, और आपके सामने क्या है, चित्र दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो रेखा L M दो रेखाएं हैं और O जो है वो एक क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है बच्चों, और जो ये कोण है इसका जो मान है वो है 50 अंश, और इसी प्रकार ये जो कोण है ये दिया हुआ है आपको 120 अंश। ठीक है बच्चों, अब हमें सिद्ध करना है कि रेखा L और M समांतर रेखा है या नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हम कोण के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे माना इस कोण का मान x अंश है, इसी प्रकार यहाँ मान इस कोण का मान y अंश है। ठीक है, तो हमने एक कोण को x मान लिया और एक को y मान लिया। चलिए फिर से लिख देते हैं हम, ये 50 है, ठीक है बच्चों, ये 120 है, और इस कोण को हम x अंश मान रहे हैं, इस कोण को हम y अंश मान लिया। ठीक है, और हमें बताना है कि L और M समांतर हैं या नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। हम जानते हैं कि एक लाइन पे, ठीक है, जो कोण बनता है वो 180 अंश का कोण बनता है। तो रेखा O पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो कोण 50 अंश प्लस x, इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों, 180 अंश। ठीक है, तो आप x का मान निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 50 बराबर 130। तो x की वैल्यू आ गई 130। इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं y की। तो y की वैल्यू के लिए भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो ये जो पूरा कोण होगा, ये पूरा कोण होगा, ये 180 अंशों का होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं y प्लस 120 इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 180 में से आप माइनस कर देंगे किसको, 120 को। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, तो x का मान आया आपका 130 अंश और y का मान आया 60 अंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो x और y का जो जोड़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, 180 अंश। ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश। अगर आप x और y को प्लस करेंगे, यानी 130 और 60 को अगर हम प्लस करते हैं तो इसका योगफल कितना आएगा, सम आएगा 190।
जो कि 180 के बराबर नहीं है। ठीक है, करके देख लीजिए। x प्लस वाई यानी 130 प्लस 60 इक्वल टू 190। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ना कि 190। इसलिए हम कह सकते हैं रेखा L रेखा M के समांतर नहीं है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं L समानांतर नहीं है रेखा M के। ठीक है बच्चों, चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पार्श्व चित्र में बताए गए रेखा AB और रेखा CD के अंतः और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। अब चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं अंतः क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं। बहुत ही आसान है, अभी हमने आपको बताया। तो चलिए, बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। अंतः क्षेत्र के जो बिंदु होंगे वो बिंदु J, H और F हैं। बहुत सही, आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं बाह्य क्षेत्र के बिंदु। अब बाह्य क्षेत्र के बिंदु कौन कौन से होंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। बिंदु L, बिंदु I और बिंदु K, ये हमारे पास क्या है? बाह्य क्षेत्र के बिंदु हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, चित्र में AB रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। ठीक है बच्चों, और रेखा CD समांतर है रेखा EF की। तो क्या रेखा AB समांतर होगी रेखा EF की? ये हमें बताना है। ठीक है, कारण बताइए। चलिए, दिया क्या है? रेखा AB समांतर है रेखा CD के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो संगत कोण की परिभाषा से कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी संगत कोण है। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे संगत कोण है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे रेखा CD और रेखा EF के। ये आपस में समांतर हैं, ये आपस में समांतर हैं, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। संगत कोण कौन सा होगा बच्चों? कोण 2 बराबर कोण 3। अब आप देख सकते हैं कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है और कोण 2 है वो 3 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, कोण 1 और कोण 3 के। यहाँ देखिए आप लोग, तो ये एक दूसरे के क्या है? संगत कोण हुए हैं। ठीक है, इसलिए रेखा AB जो होगी वो समांतर होगी रेखा EF के। ठीक है बच्चों, तो आपने कारण बता दिया। क्यों? क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई छोटा सा भी प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।